संघ की विचारधारा उनसे मैं पहले से ही विरोधाभास रखता हूँ कॉलेज के टाइम में। तो मुझे कांग्रेस की जो विचारधारा है, उनका जो संविधान है, वो मुझे अच्छा लगता है। बीजेपी जो है वो ज्यादातर हिंदुत्व पे काम करती है। तो बीजेपी से हिंदुत्व को तवज्जो देती है, इसलिए आपको नापसंद। तो लोग जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, मैं भी चुनाव लड़के जीता हुआ प्रतिनिधि हूँ और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया में प्रकाश पठानी है, काफी चर्चा में रहते हैं, लाइव आके वो भी बोलते हैं और मुझे ये सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि वो खुलकर बोलते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से खुलकर बोलने की सोशल मीडिया में हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है? मैं देख रहा हूँ कि वहां पर धीरे धीरे टिकट के तलवार बढ़ रहे हैं। अब कोई टीचर है, एक नहीं कोई दो टीचर हैं, कभी कहते हैं कि उसने इस्तीफा दे दिया, कोई और है, कोई एनपीएस लीडर है, आप तो है ही, और सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं और प्रकाश पठानी, मतलब 4 लोग तो ये दिख रहे हैं और 5 में कोई और तैयार हो रहे हैं। तो इस आलम में कांग्रेस कैसे जीतेगी? आपकी जो सीट है रिजर्व है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो रिजर्व एक कैटेगरी रहती है एससी वर्ग की, जो प्योर जिसको बोलते हैं कि ये हरिजन है या फिर आर्य हैं, ठीक है, जो उसकी आबादी, जो घोल आबादी है, उनमें से तो कोई चेहरा होता नहीं है। चेहरा हर बार ऐसी बिरादरी से हो रहा है जिसकी आबादी महज 10 में है। देखो, इसके बारे में भी अब आपने जिक्र कर दिया तो मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य है चुरा के एससी समाज का जो एक बहुलक में है उनका, कि हमारे जो अभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने खुले मंचों से उनको जाति सूचक शब्द बुला करके उनको एक मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। तो उस चीज़ में भी हमारे समाज में बड़ा रोष है कि जो हमारा नेता है, जिसकी वजह से, मतलब जिन लोगों की वजह से वो प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे हिमाचल में, उनको मान सम्मान मिला है जिस समाज की वजह से, उस समाज को ही अगर वो जाति सूचक शब्द बुला करके भरी सभा में अगर उनकी अवहेलना करता है तो एक बहुत बड़ा निंदनीय कृत्य है। मुद्दा है कि पिछले 10-12 सालों से जब से ये विधायक रहे हैं हंसराज जी, हमारा 12 लाख रुपया अंबेडकर भवन बनाने के लिए सैंक्शन है। हमें अपने समाज की कोई मीटिंग करनी है तो हम उस बिल्डिंग में कर सकते हैं, जैसे ये बालू में भवन बना हुआ है, उस तरह अंबेडकर भवन का पैसा भी 12 लाख सैंक्शन है। पर आज तक ये लोग जो हंसराज जी हैं और उनकी टीम ये जगह आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है कि कहाँ पे वो बिल्डिंग बना। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन 2 बार जीते हैं और लोग तो कहते हैं कि तीसरी बार फिर जीत जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परियार। आज हम चुराव विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसा युवा लीडर के साथ है जो इन दिनों काफी चर्चा में है। वैसे भी चुराव विधानसभा क्षेत्र इन दिनों चर्चा में है जब से थप्पड़ कांड हुआ है। क्या थप्पड़ कांड था और वो थप्पड़ कांड जो हुआ है उसकी वजह से अब चुराव की जो सियासत है किस मोड़ पर जाती है या चलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में उस थप्पड़ कांड को लेकर चर्चा है, मुझे लगता है कि चुराव विधानसभा क्षेत्र में उससे राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदलने वाली है। वैसे जो हमारे साथ युवा लीडर हैं त्रिलोक सिंह, उनसे बात करूंगा, इसी थप्पड़ कांड से शुरुआत करूंगा। जो ये थप्पड़ कांड हुआ है, आपको लगता है कि इसकी गूंज पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में गूंज रही है? जी सर, पहले तो टाइम्स ऑफ चंबा का बहुत बहुत आभार कि मुझे बोलने का मौका दिया है। और जैसे कि आपने थप्पड़ कांड का जिक्र किया है, तो ये एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेला में डिप्टी स्पीकर हंसराज जी, क्योंकि वहाँ पे 2016 से अभी तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोई भी स्टाफ नहीं है, तो लोगों ने आक्रोश जताने के लिए हड़तालें शुरू की। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, प्रधानों ने हड़तालें शुरू की। तो 2-3 दिन लगातार हड़ताल होने के बाद उन्होंने उस समस्या का सुध लेने के लिए वो वहाँ पे चले गए। तो जाकर के वो अपने आप को पेशे से अध्यापक भी बताते हैं, तो उन्होंने क्लासरूम में घुस करके क्लास लेनी शुरू कर दी है, क्लास लेनी शुरू कर दी। और वहाँ पे जो उन्होंने जिस तरह की भाषा और जो फिजिकल पनिशमेंट दिखाई है, उसका वीडियो हमारे पास तथ्य है। तो उसमें उन्होंने एक तो अभद्र भाषा का यूज़ किया, बच्चों को डराने धमकाने वाली बात की। दूसरा है कि उन्होंने फिजिकल पनिशमेंट भी एक बच्चे को दी, जो शरेआम वीडियो में दिख रही है कि कितनी जोर से बच्चे के सिर में मारा गया है उनके द्वारा। तो ये जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से एनजीओ में एजुकेशन सेक्टर में कार्यरत रहा हूँ, तो मुझे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की जितने भी रूल्स हैं वो सारे हमने लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं और उसके बारे में पढ़ा भी।
तो इसमें जो चैप्टर 4 है उसमें सेक्शन 17 में क्लियर कट में लिखा है कि आप बच्चे को ना तो शारीरिक तौर पे दंडित कर सकते हैं और ना मानसिक रूप से दंडित कर सकते हैं। तो दोनों चीजों की अवहेलना हुई है शरेआम एक नेता के द्वारा, जो पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वक्त उपाध्यक्ष हैं। और उसके बाद वो वीडियो तो छोड़ो, उसके बाद उसके दूसरे दिन या दिन के सेकंड टाइम में उन्होंने जहां भी प्रोग्राम किए उसमें भी उन्होंने उस चीज का जिक्र किया कि मैं अध्यापकों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, सभी अध्यापकों को, इस तरह का जो है वो हम बच्चों को सुधारने के लिए कर सकते हैं। तो किसी को डरने या इस तरह की आपत्ति करने की जरूरत नहीं है कि हम बच्चों को थप्पड़ लगा सकते हैं, बच्चों को डरा सकते हैं, जो कि एक कानूनी अपराध है। जैसे आप कह रहे हैं स्पष्ट कि ये जो नियम की जानकारी दे रहे हैं, तो सरकार ने नियम बनाया है। आपको लगता है कि सरकार के एक प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत बड़े ओहदे पे हैं डिप्टी स्पीकर हंसराज जी, तो उन्होंने स्कूल में घुसकर अपनी ही सरकार के नियमों की उल्लंघना नहीं की है? बिल्कुल की है, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने सरकार के नियम की उल्लंघना की है, क्योंकि वो सरकार में है तो सरकार नियम बना रही है, सरकार ही तोड़ रही है। तो ये सरकार के खुद के नियमों की उल्लंघन है। मतलब इसको जो है सरेआम उन्होंने पूरे हिमाचल सरकार को दिखा दिया है कि जो ये नियम है इसके मैं विरुद्ध हूँ। या तो फिर पूरी सरकार को ये मान लेना चाहिए कि जो टीचिंग मैथोडोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड है उसी तरह से होना चाहिए कि बच्चों को, मैं एक बच्ची को बोल रहा है कि मुंह में उंगल डालिए, मैं आपकी उंगल तोड़ दूंगा, दूसरे को बोल रहा है कि मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, एक बच्चे को थप्पड़ लगा दिया है, बिटिया को, एक बेटी को यहाँ तक बोल रहा है कि भाई आपके बाप ने, मतलब आपका बाप क्यों नहीं फोन को ठीक करवाता, आप क्यों करवा रही हैं। इस तरह की जो भाषा शैली है, तो बच्चे तो वैसे ही डर गए। बाद में उन्होंने असेसमेंट एक शुरू किया कि भाई नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। आप बच्चों से पहले इंट्रोडक्शन में ही इतना भारी भरकम शब्द यूज करेंगे और डराएंगे तो बच्चे जवाब क्या दे पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से एपिसोड हुआ है, इससे चुरा की सिर ऊंचा हुआ है या नीचा हुआ है? देखो, सिर तो अभी की बात नहीं है ना, सिर तो बहुत बार नीचा हो चुका है। बहुत बार ऐसे आए दिन इनके ऐसे कृत्य आते हैं। हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में इन्होंने अपशब्द बोले, उसके बाद उन्होंने उनकी ये जनमंच भाजपा का जो चलाया हुआ है, मैं उसको झंड मंच का नाम देता हूँ। तो अधिकारियों को शरेआम उन्होंने एसडीओ को डांटा है कि मैं नौकरी से हटवा दूंगा, उस तरह की वीडियो उनकी वायरल हुई है। फिर अभी पीछे जो है इनकी एक जिसको मोबाइल चैट वायरल हुई, जिसमें उनका मोबाइल नंबर है और आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमने चुनाव कांग्रेस ने मिलकर के सीएम को भी ये चीज दी थी। उन्होंने अपने पर्सनल भाइयों के खाते में 60-60 लाख रुपए के बिल डलवा दिए मनरेगा के, जो फॉरेस्ट के थ्रू किए, जबकि रजिस्टर्ड वेंडर को ही पैसा जाता है जो पत्थर देता है। हकीकत में जमीन पर इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ है और 60-60 लाख के पत्थर के बिल इनके भाई के नाम के हैं। इनके जो चौकीदार है उनके नाम के 35-35 लाख बिल है। इनके पदाधिकारी जो इनके भाजपा के चुरा के, उनके नाम पे 8-8 लाख के बिल जो है वेंडर, मतलब उनके बिल फॉरेस्ट के पत्थर के बिल पड़े हुए हैं। तो इन्होंने पूरा एक करप्शन का बहुत बड़ा जाल फैला दिया। तो उसके खिलाफ भी हमने विजिलेंस को लेटर दिया था, अभी कुछ नहीं कर रही क्योंकि सरकार इनकी है, तो विजिलेंस भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जबकि हमने 15 से 20 दिनों के अंदर इसकी इंक्वायरी मांगी थी, तो उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब विधानसभा उपाध्यक्ष बने चंबा जिले के चुराव विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर हंसराज, तो आपको तो बहुत उम्मीदें होंगी। बिल्कुल, बहुत उम्मीदें थी। मैंने तो स्पेशली हमने स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट करवाया था बारगा में, जब तक वो उनकी बात चली हुई थी कि हम तो चाह रहे थे कि वो उपाध्यक्ष नाम के कैबिनेट में उनको जगह मिले। और मैंने उनको मुख्य अतिथि स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट में क्लोजिंग के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया था। हमने सम्मान दिया था शिमला में भी उनको, संस्था के थ्रू हमने एक छोटी सी टी पार्टी रख करके उनको सम्मानित किया था। तो हम चाहते थे कि वो कैबिनेट में जगह मिले और हम तो ये चाह रहे थे कि चंबा को शायद एक पढ़ा लिखा पीएचडी जो डॉक्टर अपने आप को बताते हैं वो हमें एक शिक्षा मंत्री के रूप में मिले हिमाचल प्रदेश को। पर शिक्षा मंत्री तो क्या, अब जो उम्मीदें थी उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरे हैं। उनके हमारे जो चुराव विधानसभा क्षेत्र में 32 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 100 से ज्यादा लेक्चर की पोस्ट खाली है। 2 ऐसे स्कूल हैं जो 2017-16 में राजा वीरभद्र सिंह के द्वारा, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उनको सीनियर सेकेंडरी किया गया। पर आज तक 2016 और 6 साल का कार्यकाल है और 16 भी अगर मिड में किया है तो मुझे लगता है कि 7 साल का पीरियड हो गया है। 7 साल के पीरियड में अभी तक एक लेक्चरर की अपॉइंटमेंट ना हो, ना तो डेप्यूटेशन पे और रेगुलर तो दूर की बात है, ना प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बड़ा क्वेश्चन बनता है एजुकेशन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के लिए। आप चूंकि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और कांग्रेस एससी सेल के पदाधिकारी हैं, तो ईमानदारी से कहें कि अच्छा किया होगा कुछ ना विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने?
नहीं, बिल्कुल मुझे तो अच्छाई दिखने की है, कोई भी अच्छा काम नहीं है। वो प्रोपेगेंडा करते हैं, 10 रुपए के काम को 100 रुपए का काम दिखा देते हैं। उन्होंने मनरेगा की सड़कों को गिनाते हैं कि हमने 200 सड़कें बना दी, है ना, जो मतलब सड़कों की अगर मैं बात करूँ तो 200 सड़कें बनाने का उसका मकसद था कि उनकी जेसीबी भी अपने रिश्तेदारों की है, भाइयों के नाम की है, तो उन्होंने प्रधानों को डराया और मनरेगा की सड़कों में अपनी थोड़ी सी अच्छी गिनी, किसी में मिलाई है, किसी में मनरेगा का ही टोटल पैसा आया और उनका पैसा जो है वो जेसीबी वालों को अपने ही, उनके जो थे सगे संबंधी या उनकी अपनी भी कुछ जेसीबी है, उनके खाते में डलवाया पैसा। और उन सड़कों की इतनी दुर्दशा है कि वहाँ पे जब बारिश होगी, अभी मतलब जब बारिश होती है सड़कें खराब हो जाती है, उनका रख रखाव मनरेगा में कोई है नहीं। और क्योंकि ये सड़कें जो है पीडब्ल्यूडी विभाग बनाता है, तो उनको चाहिए था कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर करवाएं, जबकि अभी तक कोई ऐसी सड़क नहीं है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के सर्वे करवाए हों और उसको पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर करवाया। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से शुरुआत से लेकर अब तक मैं बातें सुन रहा हूँ आपकी, ऐसा लग रहा था कि आप ना डॉक्टर हंसराज के पीछे हाथ धोके पड़े हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी हाथ धो के नहीं पड़ा हूँ। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम क्यों हाथ धो के पड़ेंगे। जो सच्चाई है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मुझे कोई उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो एक जिस संस्था में वो शुरुआती दौर में काम करते थे, मैं भी उसी संस्था से 10-12 साल मैंने काम किया, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। और ये राजनीतिक भेदभाव भी इस तरह इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके काम ही इस तरह से सामने आ रहे हैं जो नहीं है, लोगों के अच्छे भले के लिए काम नहीं है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में जो तीसरा हॉस्पिटल है वहाँ पे अभी भी इतनी बुरी हालत है, पानी ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आप हेल्थ समस्या का जिक्र करते हैं और भी समस्याओं का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के समय भी इस तरह के हालात थे? नहीं, देखो, कांग्रेस के टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले हैं, उन्होंने भी वैकेंसीज खोले थे, पर अब क्योंकि उस टाइम सरकार चेंज हो गई और बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो बीजेपी का काम था कि जो इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं उनको आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस वहाँ पर जो स्टाफ की व्यवस्था वो करें। अब मैंने आपको स्कूल के एग्जाम्पल दिए तो अब 6 साल में अगर एक लेक्चर भी नहीं भेजा तो उसकी कमी होगी। सरकार की तो मतलब कांग्रेस की टाइम की तो कमी नहीं है ना, उसको इंस्टीट्यूशन खोल दिया और विद वैकेंसी सेक्शन करके भेजा मैं किया, जब ये चाइल्ड बोर्ड से रिक्रूटमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो रिक्रूटमेंट है कोर्ट में लटकी हुई है। तो इस वजह से मुझे तो लगता है पूरी तरह से ये 5 सालों में नाकाम सरकार रही है जयराम सरकार की। ना तो भर्तियां कर पाए। स्वास्थ्य विभाग की मैं बात कर रहा था तो हॉस्पिटल में इतनी बुरी हालत कि पानी ही नहीं है पिछले 1-2 हफ्ते से। वो वहाँ पे जो मरीज के साथ अटेंडेंट आ रहे हैं वो खेत में जाकर के टॉयलेट या फिर दूसरी चीजें यूज कर रहे हैं, तो वहाँ के गाँव पर लोकेलिटी परेशान है क्योंकि बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा है वहाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि त्रिलोक सिंह पहले अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन आप टोपी का रंग देख रहा हूँ तो आप सियासी माहौल में रंग गए हैं, ऐसी नौबत आई क्यों? अब मैं इसको सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य पता नहीं। मैं पिछले 10 साल से एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा था। एमएससी मैथमेटिक्स में है मेरी, मैं और एजुकेशन सेक्टर में 10-12 साल दिए मैंने। और वो सब मैं मुझे अपनी पढ़ाई के साथ में ही मैंने ट्यूशन करके भी कुछ टाइम अपनी पढ़ाई भी की और मुझे टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और आज भी मैं उस चीज़ को मिस करता हूँ। मेरा बहुत पैशन था टीचिंग में। तो अभी पंचायती राज के दौरान लॉकडाउन चला हुआ था और मैं बिहार में काम कर रहा था एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, महादलित विकास मिशन के तहत। बिहार में एक समाज कल्याण विभाग का ही एक पार्ट है महादलित विकास मिशन, उसमें मैं एक गर्ल्स हॉस्टल्स थे 2, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था। पर कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, मैं घर में फंसा था, ऑनलाइन कुछ काम चल रहा था और परिवार वाले जो थे वो नहीं चाहते थे कि इतने दूर भेजा जाए। और इस परिस्थिति में क्योंकि कोरोना भी हावी था, आना जाना बंद हो जा रहा था, कभी लॉकडाउन कभी क्या, तो उस चीज़ को फैमिली ने थोड़ा प्रेशराइज किया और मुझे तो ये लगता था कि कोरोना काल में मेरी नौकरी भी चली गई। और उसी दौरान पंचायती राज के इलेक्शन थे, तो लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप अगर क्विट कर सकते हैं तो आप आइए और हम चाहते हैं कि आप ब्लॉक समिति सदस्य का हमारे वार्ड से इलेक्शन लड़ें। तो मैंने वहाँ से ये 23 दिसंबर की बात है जब मैंने अपनी नौकरी से क्विट किया और राजनीति में आया। तो अभी 1 साल कुछ महीने मुझे राजनीति डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि सोशल सेक्टर में जो काम होता है, समाज सेवा का जो निस्वार्थ समाज सेवा का जो काम होता है वही पॉलिटिशियन का भी काम होता है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि पॉलिटिक्स इज अ लुक्रेटिव बिजनेस, जिसको आजकल ऐसा सोचा जा रहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक फायदा देने वाला बिजनेस है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर पॉलिटिक्स और समाज सेवा जो है वो एक बराबर ही है, तो मैं उस 10 साल का जो मेरा समाज सेवा का अनुभव है मैं उसको राजनीति में प्रयोग करना चाहता हूँ। तो अब उसको सौभाग्य से एंट्री समझो या दुर्भाग्य से, मैं वो चीज़ मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर बस
ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मेरी राजनीति में एंट्री हुई और लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। मतलब सियासी रंग पसंद आया क्या? देखो, बहुत सारे गुड्स और बैड्स तो आते रहते हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन बहुत मिलती है, क्योंकि जब हमारे अकॉर्डिंगली कभी काम नहीं होता है तो हमें मतलब लगता है कि मैं गलत जगह आ गया। कई बार जब मैं लोगों की बहुत हेल्प कर पाता हूं और प्रशासन भी इज्जत करता है कि नहीं, इलेक्टेड बॉडी है, जनप्रतिनिधि है, सम्मान मिलता है, तो हमें खुशी भी होती है कि नहीं, मैं एक अच्छी फील्ड में हूं। तो ये दोनों चीज़ें बराबर चलती रहती हैं। कभी नेगेटिविटी की मैं दलदल में फंस गया, कभी लगता है कि नहीं, मैं अच्छी जगह। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर ये सियासी रंग में कांग्रेसी रंग में क्यों बदले? देखो, विचारधारा की बात होती है। मुझे विचारधारा कांग्रेस की बचपन से पसंद है, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कांग्रेस में सपोर्ट मिला है। भाजपा में तो कभी नहीं, मतलब इस तरह के ऐसे भी इंसिडेंट आए कि मुझे अगर भाजपा वाले अच्छा कोई एक्सपोजर देते, पर दूसरी दिक्कत ये थी भाजपा में कि विचारधारा मुझे उसमें पसंद नहीं आती है, क्योंकि संघ की विचारधारा से मैं पहले से ही विरोधाभास रखता हूँ कॉलेज के टाइम में ही। तो मुझे कांग्रेस की जो विचारधारा है, उनका जो संविधान है, वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसी से जुड़ा और आगे जुड़ना चाहूँगा। अच्छा, विचारधारा को समझा सकते हैं? बिल्कुल। विचारधारा का मतलब ये होता है कि कोई भी संगठन है, उसने अपना एक संविधान बनाया होता है, उसमें वो चीज़ें लिखी होती है कि हमने इस तरह के कार्य करने हैं। तो कांग्रेस में मुझे विचारधारा में ज़्यादा पसंद ये है कि वो मानवता को प्राथमिकता देने वाली पार्टी है, क्योंकि उसमें ना तो जात पात को देखा जाता है, ना धर्म को देखा जाता है। जैसे कि बीजेपी जो है वो ज़्यादातर हिंदुत्व पे काम करती है। तो आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? मेरा सबसे पहला धर्म मानवता धर्म है। मैं मानवता को प्राथमिकता। आप हिंदू नहीं है क्या? बिल्कुल, मैं हिंदू भी हूँ। अब मेरी प्राथमिकता मानवता और उसके बाद मैं हिंदू हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि आप पहले मानवता को देते हैं संज्ञा, लेकिन हिंदुत्व को बाद में देते हैं प्राथमिकता। हाँ बिल्कुल, मेरी पहली प्राथमिकता मानवता है। मैं इंसानियत को प्राथमिकता देता हूँ कि इंसान जो है वो है, और ना मैं ऊंच नीच और ना इस तरह धर्मवादिता में विश्वास में बिल्कुल नहीं रखता। तो बीजेपी से हिंदुत्व को तवज्जो देती है, इसलिए आपको नापसंद? हाँ, वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है कि उसमें हिंदुत्व में ज़्यादा। अब आजकल जो इतने सालों से हिंदू को खतरा नहीं हुआ, तो पर आज हिंदू को खतरा हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लोग मतलब जो सांप्रदायिकता वाली जो बात है, वो ज़्यादातर मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि त्रिलोक सिंह जो है कांग्रेस में इन दिनों ज़्यादा सक्रिय हैं, और कहीं टिकट के चक्कर में तो नहीं? देखो, सक्रियता मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, और जो पार्टी मुझे जिम्मेवारी दे रही है, मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। और टिकट की दावेदारी की बात, तो अभी चुरा के जो नेता हैं वो भारद्वाज जी हैं, नेता हमारे, और हम उनके ही मार्गदर्शन में जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके छत्र छाया में कर रहे हैं। और बाकी पार्टी जिस तरह की जिम्मेवारी देती है, मैं उसके लिए अपना 100% जैसे आज भी दे रहा हूँ, वैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। तो अभी हमारे चुरा के नेता इस टाइम भारद्वाज जी हैं, उनके साथ सारी चुरा की कांग्रेस इकट्ठी होकर के चली है। आपको लगता है कि जिस तरह से सुरेंद्र भारद्वाज जी कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से सिर्फ इलेक्शन टेन्योर में सक्रिय हुए हैं, कांग्रेस जीत पाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हर बार मतलब पिछले 5 साल से एक्टिव हैं, पूरी तरह सक्रियता में हैं और पूरा पार्टी का काम कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में अब कुछ ऐसे बीच में ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं जिनको हमें लगता है कि प्राथमिकता से ऊपर उठाना चाहिए, तो इसलिए लोग भी इंटेंशनली देख पा रहे हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अदरवाइज पिछले 5 साल से भारद्वाज जी, 5 क्या पिछले 10 साल से ही वो सत्ता से बाहर हैं, तो तब से ही वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। और इतनी उम्र होते हुए भी वो पूरी टीम को इकट्ठा करके हर जगह अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हाँ, उनको जरूरत है युवा को साथ लेने की, तो हम एक युवा होने के नाते उनको टेक्निकली सपोर्ट भी दे रहे हैं और उनके साथ भी चल रहे हैं। आपने उम्र का जिक्र किया है, एक तरफ कह रहे हैं कि वरिष्ठ आदमी वो है और युवाओं को साथ लेने की जरूरत है, तो आपके हिसाब से यूथ को साथ नहीं ले जा पा रहे? नहीं, यूथ को साथ ले रहे। मैं ये बोल रहा हूँ कि यूथ को साथ लेना ही पड़ेगा। कोई भी नेता आएगा, यूथ भी साथ में होना चाहिए, और यूथ के साथ हमारा एक अनुभवी नेता भी साथ होना चाहिए। जैसे पार्टी हाईकमान ने भी अभी चिंतन शिविर में ये बताया कि 50% जो है हमारा यूथ का प्रतिनिधित्व, और 50% जो है सीनियर्स लोग उसमें आएंगे, जिनको टिकट आवंटन होगा और जो विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ने में भेजा जाएगा। तो
ऑब्वियसली सीनियर लोगों को भी साथ में रखना है, और भारद्वाज जैसा मुझे लगता नहीं है कि चंबा में इतना या पूरे हिमाचल में इनकी तरह ईमानदार छवि का नेता कोई दूसरा हो। तो क्या आप ईमानदार नहीं हैं तुम लोग जी? बिल्कुल मैं भी हूँ। मैं अगर उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनके मतलब पग चिन्हों पे चल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह, मेरे लिए तो वो मॉडल है नेता में, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह भविष्य में अगर मुझे इस पॉलिटिकल लाइन में रहना है तो मैं चाहूँगा कि उनकी तरह ही मैं भी अपनी छवि बनाऊँ, ईमानदार और करप्शन फ्री करने की कोशिश। तो लोग जी चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी चुनाव लड़के जीता हुआ प्रतिनिधि हूँ। और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, विधानसभा का चुनाव है, अगर पार्टी हाईकमान इस तरह से और भारद्वाज जी का आशीर्वाद होता है तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। मैं अपने आप को उस मतलब सक्षम समझता हूं कि हाँ मैं लड़ सकता हूं, पर अभी ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूं। हम भारद्वाज के ही छत्र छाया में काम कर रहे हैं, जैसा वो बोलेंगे या पार्टी हाईकमान जैसा डिसीजन देगी, हम उस जिम्मेवारी को मैं 100% दूंगा अपना। अच्छा, सोशल मीडिया में एक प्रकाश पठानी है, काफी चर्चा में रहते हैं, लाइव आके वो भी बोलते हैं, और मुझे ये सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि वो खुलकर बोलते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से खुलकर बोलने की सोशल मीडिया में हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है? नहीं, बिल्कुल वो खुलकर बोलते हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं और मेरे ख्याल 2018 से नौकरी छोड़ करके पार्टी की सेवा में लगे हैं और दिन रात फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो बागी हैं, वो सब लोग हम मिलजुल करके लगे हुए हैं। तो जिसको भी पार्टी हाईकमान जिम्मेवारी देगा, हम सब एकजुट होकर के, हमारा मेन लक्ष्य जो है हमें बीजेपी को हराना, तो हम वो हमारे लिए प्रतिद्वंदी है, बाकी हमारी टीम एक साथ चल रही है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इकट्ठे होके लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर धीरे धीरे टिकट के तलवार बढ़ रहे हैं। अब कोई टीचर है, एक नहीं कोई 2 टीचर हैं, कभी कहते हैं कि उसने इस्तीफा दे दिया, कोई और है, कोई एनपीएस लीडर हैं, आप तो हैं ही, और सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं, और प्रकाश पठानी, मतलब 4 लोग तो ये दिख रहे हैं, और 5 में कोई और तैयार हो रहे हैं। तो इस आलम में कांग्रेस कैसे जीतेगी? देखो, जो टिकट है वो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि हमारी सीट जो है वो रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए। तो जो हर एक कार्यकर्ता जो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है वो टिकट की इच्छा रख सकता है। और जो आपने टीचर के लिए जिक्र किया है, खन्ना जी का जिक्र किया है, या फिर एनपीएस वालों का जिक्र किया है, या दूसरे कोई कर्मचारी हैं जो इस तरह की इच्छा रखते हैं, तो मैं मतलब, क्योंकि कांग्रेस परिवार जो है एक बड़ा परिवार है, कांग्रेस में छोटा परिवार नहीं है, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस की प्राथमिकता जो सदस्यता है वो लेनी पड़ेगी, प्राथमिक सदस्यता। तो आएंगे पार्टी में जो भी आएगा अपनी नौकरी छोड़कर, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के ऊपर तो प्रतिबंध होता है कि वो इस तरह राजनीतिक एक्टिविटी में आ नहीं सकते। तो ये चीज जब वो नौकरी छोड़ते हैं, पार्टी में आते हैं, सदस्यता पार्टी की लेते हैं, पार्टी में काम करते हैं, और उसके बाद पार्टी हाईकमान को लगता है कि अगर ये हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये जीत दिला सकता है कांग्रेस को, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो पार्टी की सफाई है, हमने कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना। आपकी जो सीट है रिजर्व है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो रिजर्व एक कैटेगरी रहती है एससी वर्ग की, जो प्योर जिसको बोलते हैं कि ये हरिजन है या फिर आर्य हैं, ठीक है, जो उसकी आबादी, जो बहुल आबादी है, उनमें से तो कोई चेहरा होता नहीं है। चेहरा हर बार ऐसी बिरादरी से हो रहा है जिसकी आबादी महज 10 में है। देखो, इसके बारे में भी अब आपने जिक्र कर दिया तो मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य है चुरा के एससी समाज का जो एक बहुलक में है उनका, कि हमारे जो अभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने खुले मंचों से उनको जाति सूचित शब्द बुला करके उनको एक मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। तो उस चीज़ में भी हमारे समाज में बड़ा रोष है कि जो हमारा नेता है, जिसकी वजह से, मतलब जिन लोगों की वजह से वो प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे हिमाचल में, उनको मान सम्मान मिला है जिस समाज की वजह से, उस समाज को ही अगर वो जाति सूचित शब्द बुला करके भरी सभा में अगर उनकी अवहेलना करता है तो एक बहुत बड़ा निंदनीय कृत्य है। तो बाकी दूसरा है कि कांग्रेस में इस समाज को प्रतिनिधित्व दिया है जो बहुलक में है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कांग्रेस का कैंडिडेट इस बार जिताएंगे और अपने समाज के हमारे मुख्य मुद्दे, मैंने पार्टी में भी एससी डिपार्टमेंट का ही पद लिया हुआ है और मैं समुदाय विशेष के लिए भी बहुत सारे मीटिंग्स भी कर रहा हूँ और हम लोग काम भी कर रहे हैं मिल करके। तो हमारे समाज के भी मुख्य मुद्दे हैं जो भारद्वाज जी ने 2017 में भी राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ प्रस्ताव रखा था,
अब मुझे सामान्य वर्ग के लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सबसे पहले बोला है कि मैं मानवतावादी व्यक्ति हूँ और मैं मानवता को प्राथमिकता देने वाला हूँ। मैं दलित और स्वर्ण शब्दों से भी मुझे बहुत नफरत है कि इस तरह का शब्द नहीं होना चाहिए। शब्द आदमी तो आदमी है, इंसान है, और वो सब एक जैसा होना चाहिए। उसको ऊंच नीच देखने में या फिर इस तरह घृणा करने में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो उसमें हमारे जो समाज के आपने जिक्र किया हाली समाज या आर्य समाज के बहुत मुद्दे हैं। आर्य समाज जो है अभी इसका वोटर 2011 की जनगणना के अनुसार चुनाव में 23,000 प्लस वोटर है, और उसमें भी 80% ऐसे लोग हैं, 80 क्या मुझे लगता है 90% ऐसे लोग हैं जिनके जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। आर्य जो है वो एक जनरल कैटेगरी का कास्ट है, सब कास्ट है। तो अगर जिसका जाति जो है वो दर्ज आर्य से दर्ज है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और वो सामाजिक रूप से तो दलित है, उसका जो रोटी बेटी का रिश्ता है वो दलितों के साथ है, तो उसका जो करेक्शन करवाने में मुझे खुद जाति दुरुस्ती करवाने में 10 साल लगे। 2002 में अप्लाई किया और 12 में जाके उसका इंतकाल हुआ। तो एक बहुत बड़ा लंबा और पेचीदा एक मसला है। तो भारद्वाज जी ने 2017 में भी इसका मुद्दा जो है राजा वीरभद्र सिंह जी से उठाया था। मुझे याद है मैं उस रैली में था 2017 में, राजा साहब आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मेरा एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जिनकी जाति जो है बंदोबस्ती के टाइम में आर्य दर्ज हो गई है और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जबकि उनका रहन सहन जो है वो दलित समाज में है, उनका बेटी रोटी का रिश्ता दलित समाज में है। तो विधानसभा में क्यों ना एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए जिसमें एक रेजोल्यूशन की जिसकी जाति आर्य दर्ज है वो वैसे ही दलित में है, तो उसको सब कास्ट में उस शामिल करवाया जाए, तो उनको सर्टिफिकेट दुरुस्ती करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में जो अनुसूचित जाति का एक मुद्दा है। एक दूसरा और हमारा मुद्दा है कि पिछले 10-12 सालों से जब से ये विधायक रहे हैं हंसराज जी, हमारा 12 लाख रुपया अम्बेडकर भवन बनाने के लिए सैंक्शन है डीसी चंबा के पास, और मैंने इस बार फेसबुक के माध्यम से बहुत बारे क्वेश्चन भी लगवाए हैं और उसकी मैंने मांग की है कि उसको अगर वो सैंक्शन पैसा है तो आप अम्बेडकर भवन क्यों नहीं बना रहे। अगर अम्बेडकर भवन भजराडू जैसी स्टेशन पे बनता है तो हमारी दूर दराज की सनवार वाले एरिया से या फिर हमारी चालू चाला वाले एरिया से लोग आते हैं, वहाँ कई बार उनको रुकना पड़ता है या कुछ बच्चे को वहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। इस तरह का हमारे दलित समाज के बच्चों को अगर ट्रेनिंग करने के लिए इंस्टीट्यूट वहाँ पे खोलना है तो बिल्डिंग होगी तो हम बेझिझक वहाँ पे खोल सकते हैं, या अगर हमें अपने समाज की कोई मीटिंग करनी है तो हम उस बिल्डिंग में कर सकते हैं। जैसे ये बालू में भवन बना हुआ है उस तरह अम्बेडकर भवन का पैसा भी 12 लाख सैंक्शन है, पर आज तक ये लोग जो हंसराज जी हैं और उनकी टीम ये जगह आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है कि कहाँ पे वो बिल्डिंग बनाई। अच्छा, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज है, चूंकि अब रिजर्वेशन कैटेगरी के नाम पर वो टिकट लेकर चुनाव लड़े और विधानसभा उपाध्यक्ष भी बने हैं, लेकिन इसके बावजूद अम्बेडकर भवन बनवाने में असमर्थ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरह असमर्थ है। मैंने बहुत बार पहले भी इसकी आवाज उठाई है और लोगों ने भी, हमारे समाज के लोगों ने आवाज उठाई है, पर वो उसकी जगह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और बिल्डिंग भी नहीं बनवा पाए। जबकि मैं चाहता हूँ कि वो, क्योंकि चंबा जिला में एक ही रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब लोग जानते हैं, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व ही नेता बनते रहे हैं। तो अगर वो पिछले 10-12 सालों से 12 लाख रुपए सैंक्शन है तो आप उससे बिल्डिंग आज तक कम से कम तैयार करवा देते हैं। और उसमें मैं तो चाहता था कि विधायक निधि से भी कुछ पैसा डालकर भी भव्य बिल्डिंग बनती, जबकि उन्होंने अपने पर्सनल घर की तो एक बहुत बड़ी कोठी बना दी है। पर इस तरह के जो सामुदायिक भवन है जो लोगों के लिए होते हैं रहने के लिए या मीटिंग करने के लिए, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। अच्छा, चूंकि मैं देख रहा हूँ बड़ी चीजें बोली कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं और संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं आप डॉक्टर जो विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन 2 बार जीते हैं और लोग तो कहते हैं कि तीसरी बार फिर जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे लगता तीसरी बार जीत जाएंगे, क्योंकि उनके काम ही इस तरह के हैं जो जीतने लायक नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कांग्रेस में अभी उनके तो एक टीम, उनकी खुद की ही सीनियर टीम जो है वो नाराज चल रही है उनकी, और वो उनको बाहर निकालने के चक्कर में, पहले तो उनकी क्या पता टिकट पक्की है कि नहीं है, वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो टिकट ही ना मिले, अगर मिल जाए तो क्या पता उनकी पार्टी से भी बगावत होगी। और ऐसी बात नहीं, हमारा जो परिवार हमारा रुष्ट होकर के बीजेपी में गया था, बहुत सारे लोग हमारे वापस आए, और हमने तो डोर टू डोर अपने समाज में भी और दूसरी जगह भी हम कैंपेन कर रहे हैं लगातार, पंचायत में भी डोर टू डोर जा रहे हैं। तो लोग जो गए थे उन्होंने बोला हमें तो तवज्जो कुछ मिला ही नहीं, तो सारा का सारा तो खुद के लिए खा गए। अच्छा, क्षेत्रवाद की सियासत आपके एरिया में हावी रहती है, तो इस बार फिर से क्षेत्रवाद की सियासत होगी कि कुछ नया
देखो, क्षेत्रवाद की राजनीति ना तो पहले हुई थी और ना मुझे लगता है आगे हुई है, क्योंकि अगर आप 2012 के जो पोलिंग है उसके आंकड़े देख लो या 17 के पोलिंग आंकड़े देख लो, जो वोटिंग हुई है, तो क्षेत्रवाद की राजनीति होती तो इसका मतलब ये था कि चुनाव से हम हंसराज जी को ज्यादा लीड मिलनी थी दोनों बार में, 2012 में भी और 17 में भी। पर अगर आप उन आंकड़े को स्टडी करें तो हंसराज जी को इतनी लीड नहीं मिली है। नीचे आकर के थोड़ा उनका भारद्वाज जी का भी लोअर एरिया में भी कम हुआ, नहीं तो लोअर अगर क्षेत्रवाद चलता था लोअर में भारद्वाज जी की लीड होनी थी और ऊपर से हंसराज की होनी थी। पर दोनों बार क्षेत्रवाद मैंने क्योंकि वो दोनों आंकड़े निकाले और मैंने उनको स्टडी किया पूरी तरह, तो मुझे कहीं भी क्षेत्रवाद की गुंजाइश नहीं दिखती है। कुछ लोग हैं जो क्षेत्रवाद की परिभाषा दे करके इन्होंने, क्योंकि बाबू मोहन लाल जी से इन्होंने क्षेत्रवाद के मुद्दे पर ही टिकट छीनी थी, इसलिए उस क्षेत्रवाद को और भाषा को लेकर के हाईलाइट करते हैं चीजें। और कांग्रेस, जैसे राजा वीरभद्र जी कहते थे कि कांग्रेस जो है वो सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास करने में विश्वास रखती है, वो धर्म और क्षेत्रवाद और इस तरह जातिवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। तो कांग्रेस में ऐसा ही है और पहले भी हमें इस तरह के रिजल्ट नहीं मिले हैं जो क्षेत्रवाद इतना हावी हो। अच्छा, त्रिलोक जी क्या चाहते हैं कि प्रकाश पटानी को टिकट मिले, सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट मिले, कि त्रिलोक जी को खुद टिकट मिले या फिर खन्ना जी टिकट ले जाएं? देखो, अब ये पार्टी हाईकमान का डिसीजन है और मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। मैं तो चाहूंगा कि हमारे सीनियर और हमारे एक आदर्श नेता भारद्वाज जी हैं, अभी वही हमारे नेता हैं और अगर उनको टिकट मिलती है तो हम उनके साथ। आप नेता नहीं है क्या? नहीं, हम बिल्कुल नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक नेता आ गया तो हमारे बुजुर्गों को या पेरेंट नेता जो होता है उसको इग्नोर करके जैसे पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में भेज दो, इस तरह से नहीं होता है। वो हमारे नेता हैं, उनकी सत्ता चाहे। और देखो, ऐसा होता नहीं कि नेता में कुछ कमी भी हो, भारद्वाज जी में मुझे कोई इस तरह की कमी नहीं लगती। मैं तो सीना ठोक के उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी करप्शन को बढ़ावा दिया है और ना उन्होंने बेईमानी की है। उन्होंने जो है जितने भी काम हम गिनाए कम पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक काम किए और आज भी हंसराज जी जो हैं भारद्वाज जी के विधायक प्राथमिकता के कामों को अपने नाम से गिनाया। अच्छा, त्रिलोक जी को अगर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है और जीते भी हैं तो क्या करेंगे विधानसभा क्षेत्र चुनाव में? देखो, अब ये तो काल्पनिक चीजें हैं, पर अगर ऐसा काल्पनिक नहीं, एक तरफ तो इच्छा रखते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि काल्पनिक बात हो रही है। नहीं, इच्छा कोई राजनीति में आया है तो देखो, प्रमोशन के लिए कौन काम नहीं करता है। ये तो मतलब मैं अगर ना भी करूं कि भाई नहीं है तो वो तो एक डिप्लोमेसी हो जाएगी, है ना। तो पर अगर मान लो आपका जो क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, चुनाव के लिए विकास किस तरह से करेंगे, तो मैं, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा है। अगर हम शिक्षा पे जोर देंगे और लोगों को शिक्षित करेंगे तो हमारी बेरोजगारी भी कम होगी। पढ़ा लिखा युवा होगा तो अपने इलाके के विकास के लिए सवाल भी उठाएगा, सवाल खड़ा करेगा, और जब सवाल आएंगे तो मजबूरन नेता को उनके घर द्वार जाकर के विकास की गंगा भी बहानी पड़ेगी। तो सबसे जो मेन चीज है वो शिक्षा पे बल देना, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था जो इतनी चरमराई हुई है और बहुत सारे हमारे जियोग्राफिकल कंडीशंस में दूर दूर के एरिया हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 4-5 चुनाव में होने चाहिए, जब एकमात्र हमारी विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ एकमात्र हॉस्पिटल तीसरा ही है। और बैंकिंग सुविधा भी बहुत दिक्कत है लोगों को, तो बैंकिंग सुविधा में भी बढ़ा क्योंकि बैंकिंग की थोड़ी पेचीदा है, पॉपुलेशन कम है पर लोगों को दूर बहुत जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि बैंकिंग सुविधा भी बढ़े। नेटवर्किंग के भी बहुत सारे इशू हैं, तो वहाँ पे टावर की जरूरत है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो मैं चाहता हूँ उसमें भी बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। दूसरा चुनाव जो है वो टूरिज्म से बहुत भरा पड़ा हुआ, प्रकृति सौंदर्य बहुत ज़्यादा है। हमारे पास नेचुरल लेक्स हैं, हमारे पास छोटे छोटे ट्रैकिंग प्लेसेस हैं, हमारे पास साच पास जैसी बहुत बड़ी पास भी हैं, बड़े बड़े पास हैं, दर्रे हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम रोड कनेक्टिविटी से जोड़ देते हैं तो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं हमारे चुनाव विधानसभा क्षेत्र में, जिससे हम टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी, और दूसरा हमारा हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा जरूरत है काम करने की, बागवानी और एग्रीकल्चर में, इन चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारी सब्सिडियां तो ऐसे ही उड़ जा रही हैं, अभी किसी अपने रिश्तेदारों के खाते में जा रही हैं, तो उन चीज़ों में। दूसरी एक बात, एग्रीकल्चर में राजा वीरभद्र सिंह के टाइम में हमने उन्होंने ही सब्जी मंडी दी हुई है भिजराडू की, और वो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, बस उसका काम शुरू नहीं करवा पा रहे हैं वो। उसको चालू करवाना अगर करवाएं तो चंबा के बजाय या फिर दूसरी पठानकोट या जलंधर जाने के बजाय चुरा का जो किसान है वो वहाँ पे अपनी सब्जी मंडी को बेच पाएगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, और उसके लिए स्टोरेज भी वहाँ की व्यवस्था होगी। अच्छा, त्रिलोक जी का बहुत बड़ा प्लान है, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्लान पर वो खरा उतरें।
क्योंकि इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ें रखी हैं। और सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर दिखे हैं तो विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज पर गुस्सा आ रहा है इनको, और सबसे ज़्यादा अगर प्यार दिखा है तो वो सुरेंद्र भारद्वाज पर दिखा है। उम्मीद है उनका ये प्यार और जो गुस्सा है आगे भी बना रहेगा, क्योंकि ये अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार।